नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। विधानसभा चुनावों के परिणामों के साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली भारी जीत के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरह से कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ का संदेह उन्हें है और दिल्ली नगर निगम के चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। ईवीएम पर यह शक पहली बार नहीं हुआ है, सवाल भी पहली बार नहीं उठे हैं, बल्कि इससे पहले कई पार्टियों के नेता ये सवाल उठा चुके हैं। अदालत में भी कई दर्जन याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल है भारत में पहली बार 1982 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। तो क्या वाकई आम जनता को और खासकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो मतदाता हैं जो अपने को कहीं ना कहीं इन चुनाव के बाद ठगा महसूस कर रहे हैं कि क्या वाकई उनके विश्वास को बना के रखने के लिए, उनके विश्वास को बहाल करने के लिए इस बात को समझाना जरूरी है कि क्या वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है, क्या उनके साथ इस तरह का इस्तेमाल हो सकता है कि खास पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए ऐसा किया जा सके। मेरे साथ कई मेहमान हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये करेंगे कि इस कार्यक्रम के आखिर तक कम से कम इस बहस पर विराम लग जाए कि क्या ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरे साथ भारत के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कुरैशी साहब। दूसरे खास मेहमान विराग गुप्ता मेरे साथ हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और साथ ही वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। राजनीतिक मेहमानों में मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद जफर मौजूद हैं, BSP से मेरे साथ रितु सिंह मौजूद हैं और साथ ही मेरे साथ फोन लाइन पर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री नव प्रभात जी भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाएंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि ये जो सवाल उठ रहा है लगातार, जब से नतीजे आए हैं लगातार कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जबकि खासकर BSP के और अरविंद केजरीवाल के भी समर्थकों ने ये सवाल ना उठाया हो कि जो ईवीएम मशीनें हैं उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, वरना इतने कम वोट नहीं आ सकते थे। देखिए, ये ईवीएम के ऊपर सवाल आज पहली बार नहीं, 1982 में जैसे आपने बताया कि पहली बार मशीन यूज हुई थी, जब से ही सवाल उठता रहा और दर्जनों केसेस हाई कोर्ट में गए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि छेड़छाड़ हो सकती है। अगर छेड़छाड़ हो सकती होती तो 20 साल से ये सक्सेसफुली हिंदुस्तान में ये नहीं चल रहा होता। कुरैशी साहब, अगर इसको बुनियादी तरीके से हम समझने की कोशिश करें कि आखिर एक ईवीएम मशीन काम कैसे करती है। देखिए, ईवीएम मशीन तो हमारी जानबूझ के इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी पे भेजते हैं। इससे एक पुराना जमाने का कैलकुलेटर समझिए कि एक दफा आपने एक बटन दबाया, एक वोट ऐड हो गया, दोबारा बटन दबाया, दूसरा वोट ऐड हो गया। और ये बनती एक तो दो ऐसी, ये समझना चाहिए कि सिक्योरिटी के फीचर जो हमारे 4 लेवल पे हैं इसके। सबसे पहले तो इसकी टेक्निकल सिक्योरिटी है जो इनबिल्ट, कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, इसमें जो चिप है वो एक ही बार प्रोग्रामेबल है, उसके बाद रीड ओनली चिप है, दोबारा प्रोग्राम नहीं बना सकते उसमें। आपने फिक्स कर दिया और उसके मदरबोर्ड पे डाल दिया। उसका जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे इन हाउस हमारी 2 कंपनी बनाती हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है, एक एटॉमिक एनर्जी के है अंडर में है। यानी जो इतने बड़े बड़े सीक्रेट किस्म की हमारी डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं तो वो रिलायबल है क्योंकि हम प्राइवेट पर डिपेंड नहीं करते। उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी होती है। ये मशीनें जब बनती हैं किस स्टेट में जब भेजी जाएंगी ये तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है, लेकिन उस स्टेट में किस जिले में जाएगी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी, ये सब कंप्यूटर डिसाइड करता है, रैंडमाइज करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं इसको पहले से प्रोग्राम कर लो, वो बिल्कुल गलत बात है, वो हो ही नहीं सकता। और इन्हें एक और भी चीज लोग भूल जाते हैं, ये तो है नहीं कि बीजेपी का एक बटन है और BSP का दूसरा बटन है और कांग्रेस का तीसरा बटन है। बीजेपी का और किसी का कोई फिक्स बटन नहीं है। इनका जो कैंडिडेट का जो फर्स्ट नाम है उसके मुताबिक वो सीक्वेंस आता है। वही BSP का कैंडिडेट नंबर 1 पे हो सकता है, किसी दूसरी जगह दूसरे नाम का होगा वो दूसरे पे होगा। तो ये भी फिक्स नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि निशानों के हिसाब से हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो नाम के मुताबिक वो फर्स्ट नेम पे बदल रहे हैं। कहाँ जा रही है मशीन किसी को नहीं पता आखिरी दम तक, तो इसलिए उसको कोई करने का सवाल है। लेकिन चिप के लिए भी सवाल ये किया जाता है कि चिप भी दरअसल इंपोर्ट की जाती है, भारत में नहीं बनाई जाती, क्योंकि भारत में चिप बनती ही नहीं है। जिस दिन चिप बनने लगेगी तो हम इसको भी ये यूज करेंगे, लेकिन बाकी चीज जो टेक्नोलॉजी हमारे जो अवेलेबल है वो हम भारत में यूज करते हैं। चिप तो इंडिया में बनता ही नहीं ना, तो इसलिए हम लेके आते हैं। और हजारों करोड़ों चिप दुनिया भर में जो चलते हैं
सिर्फ जापान से वो कोई मैन्युफैक्चर मैनिपुलेट लेकिन जापान जो चिप बनाता है दरअसल वो खुद इस्तेमाल नहीं करता, वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। उसके उनके पीछे उसके 10 रीजन हो सकते हैं। कई हमें भी ये बताया जाता है कि यूरोप में नहीं होता, इवन अमेरिका में नहीं होता। मैं तो उस आर्गुमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। खास तौर पे कि ये कई बार सुना अमेरिका में भी नहीं है। 5 राज्यों में वहां होता है 50 में से 5 में होता है। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका में तो हम बजाय कि हर चीज हम अमेरिका से सीखें। एक मिसाल मैं देता हूँ कि हिंदुस्तान में औरतों को बराबर का हक 1950 में पहले दिन मिला, अमेरिका में 144 साल में मिला। तो कौन सुपीरियर हुआ? हिंदुस्तान ने 19वें साल में एक बड़ा पावरफुल वुमन प्राइम मिनिस्टर दे दी, अमेरिका ने 240 साल में वुमन प्रेसिडेंट नहीं दिया। नहीं, लेकिन कुरैशी साहब इसके अलावा ये भी साबित हो चुका है कि कई ऐसे देश, विकसित देश हैं जो दरअसल पहले ईवीएम का इस्तेमाल करते थे लेकिन वापस बैलेट पेपर पे चले गए। तो सिर्फ यही बात नहीं है कि आधुनिकता की दौड़ में वो पीछे हैं, बल्कि वापस भी लौटे हैं। वो भी बता देता हूँ कि जिन 4 देशों का जिक्र है उन्होंने चारों ने एक ही कंपनी की नीदरलैंड की मशीन यूज की थी। वो मशीन फेल हो गई, तो एक अगर कंट्री में फेल हो गई तो चारों में फेल हो गई। लोग उसको इस तरह देखते हैं कि चारों में जगह बेसिकली एक ही मशीन का वो फेलियर है, और वो मशीन फेल होने के लायक थी क्योंकि हम उस प्रिंसिपल को जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिससे आप लैपटॉप पे काम करें ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन हमारी मशीन जैसे ये है, ये इसको उठा लिया, गिलास को उठ गया, नीचे रख दिया, स्टैंड अलोन है, किसी से कनेक्टेड नहीं, किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं, उसके जरिए तो डायनामाइट हो सकता है। तो हमारी मशीन बिल्कुल डिफरेंट है। एक और एग्जांपल दी जाती है कि जर्मनी, जर्मनी ने भी इलीगल कर दिया। लोगों ने कानून तो पढ़ा नहीं। जर्मनी ने क्या कहा? जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो वोटिंग सिस्टम होगा ट्रांसपेरेंट होगा, मशीन में जब आप वोट डालते हैं किधर जा रहा है दिखाई तो दे नहीं रहा, तो इसलिए ये उसके खिलाफ है। उन्होंने टेक्नोलॉजी पे डिबेट नहीं की, उस पर क्वेश्चन नहीं किया। इस एक चीज मैं और बता दूं कि हम हिंदुस्तान में जर्मन सुप्रीम कोर्ट नहीं फॉलो करते, इंडियन करते हैं। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उससे 25 साल पहले 1982 में वही बात कही थी कि भाई तुम्हारे कानून में मशीन का जिक्र नहीं है, इसलिए मशीन नहीं यूज कर सकते, कानून में ले आओ, मशीन यूज कर लो, मशीन यूज कर लें। तो यानी उसमें भी 8 साल का वक्त लगा, क्योंकि 80 में जो है वो शुरुआत हुई और उसके बाद फिर कोर्ट में गए, लेकिन वापस जाके फिर 88 में फिर शुरुआत हुई। विराग गुप्ता जी बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं जो कह रहे हैं कुरैशी साहब? क्योंकि ये एक और बड़ा आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि दरअसल घपले के चांसेस ज्यादा हो सकते थे अगर ये ऑनलाइन इसका कोई कनेक्शन होता, इंटरनेट से अगर कनेक्ट होता, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन हैकिंग हो सकती है। हैकिंग की तो कोई संभावना है नहीं इसमें? मैं पूरे मुद्दे को 3 भागों में अगर बांटूं कि पहले नंबर पे क्या इन चुनावों में किसी तरीके से ईवीएम टेम्परिंग हुई है, दूसरे नंबर पे क्या इन मशीनों में टेम्परिंग हो सकती है, और तीसरे नंबर पे एक अच्छा समाधान क्या है। तो अगर हम पहले मुद्दे पे जाएं कि क्या इस चुनाव में हुई है, मैं मानता हूं कि नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और अगर होनी होती तो गोवा या दूसरे राज्यों में होती जहां पर भाजपा हारी थी। अब मैं दूसरे नंबर पे कुरैशी साहब से सहमत हूं, जहां पर ये बोलते हैं कि ईवीएम मशीन टेम्पर नहीं हो सकती हैं। ईवीएम मशीन अल्टीमेटली कुछ भी हो, एक वो मोटे तौर पे एक कंप्यूटर है। आप बोलते हैं इंटरनेट से नहीं कनेक्ट हो सकता है या उसमें कोई तार नहीं लग सकती है, पर अल्टीमेटली वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। उसके भीतर एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आप किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है वो तर्क से नहीं चलती है, टेक्नोलॉजी नए इनोवेशन से चलती है। जिस तरीके से हर कानून तोड़ने के लिए बना होता है, उसी तरीके से हर टेक्नोलॉजी की एक काट होती है। और 2010 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने एक वीडियो भी डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत की ईवीएम मशीन्स को कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कैसे उनको टेम्पर किया जा सकता है। अब उसमें सवाल ये खड़े किए जाते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर टेम्परिंग करने के लिए अगर मान लीजिए 5 लाख मशीनें हैं तो आपको 5 लाख लोग चाहिए पड़ेंगे, और आपको वहां पूरे सिस्टम में वहां पे कैसे आप उसको ब्लूटूथ से या उसको मैग्नेटिक फील्ड को कैसे आप उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, पर और कैसे आप उनकी लोकेशन जानेंगे। मैं समझता हूँ ये बातें बड़ी छोटी बातें हैं। टेम्परिंग के भी 2 एस्पेक्ट हैं। पहला ये कि क्या आप उस मशीन को आप उसको हैक करके उसको नाकामयाब कर सकते हैं जिससे कि वो काम करना बंद कर दे। मैं समझता हूँ ये काम बहुत आसान है। दूसरे नंबर पे आप उससे मनमाफिक रिजल्ट ले आइए। क्या ऐसा हो सकता है? मेरा मानना है कि सैद्धांतिक तौर पे यस हो सकता है। यस बिल्कुल हो सकता है। और मैं समझता हूं कि इसकी, अब यहां मैं तीसरे सवाल पे आता हूं कि इस चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि हम
क्रमशः और बहुत जल्दी सारी मशीनों में वीवीपैट सिस्टम को इस्तेमाल करें, जिसके तहत मशीन में आप वोटिंग करने के साथ आपकी पर्ची भी निकले, जिससे जहां कहीं भी कोई अगर डाउट हो तो मैं समझता हूं उसके लिए भले आप उम्मीदवार से उसका खर्चा लें, अगर उसको डाउट हो तो आप पर्चियों की उसकी गिनती करें। चलिए, आप इस दोनों की चुनाव में बातें, जी मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ। इससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। एक दो नवप्रभा जी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्होंने काफी इस सिलसिले में काम भी किया है। नवप्रभा जी, आपकी क्या राय है? फिलहाल ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने तो कम से कम नहीं लगाया है, ये आरोप बीएसपी लगा रही है, केजरीवाल साहब लगा रहे हैं, इससे पहले हालांकि और दूसरी पार्टियां भी जिनके नाम में गिनाऊंगी वो सब आरोप लगा चुके हैं। या एसवाई कुरैशी कह रहे हैं कि कोई संभावना नहीं है, किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं हो सकती ईवीएम से। देखिए, ऐसा है, मैं पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। मैंने अपने परिवार के राजनीतिक जीवन में 4 डिफीट और 3 विन देखी, और अपने व्यक्तिगत जीवन में, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। 3 विन और 6 डिफीट देखी। अपने परिवार के जीवन में 3 विन और 4 डिफीट, अपने जीवन में 3 विन और 6 डिफीट। पर मुझे कभी कुछ अस्वाभाविक नहीं लगा। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इस चुनाव में मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मुझे अस्वाभाविक लगा, और जब अस्वाभाविक लगा तब मैं अपनी पार्टी से अनुमति मांग चुका हूं कि मैं इस अस्वाभाविक को सिद्ध करूं। मैं बिल गेट्स जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तब हम सोचते नहीं थे कि टच स्क्रीन मोबाइल आएंगे। मैंने उनके सीईओ से पूछा कि ये आएंगे, उन्होंने कहा आएंगे। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी कोई टेम्पर कर सकता है। टेक्नोलॉजी पे मैं नहीं जाता। हेलो जी जी। अगर मैं राजनीतिक जीवन में जो चल रहा है उसको महसूस नहीं कर सकता हूं और लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकता हूं, तो ये मेरी असफलता है। मैं नहीं कहता कि ईवीएम में क्या हो सकता है, मैं टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूं, पर जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है उसका मैं ज्ञाता हूं। यानी नवप्रभा जी, अगर मैं आपकी बात समझ पा रही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जीत और हार दोनों को देखा आपने उत्तराखंड में, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगा कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश के अस्वाभाविक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश के नतीजों से आपको ये लग रहा है कि शायद इतनी बड़ी जीत की आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, या इतनी बड़ी जीत आप देख नहीं पा रहे थे? हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। हम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और राजनीति के हिसाब से 25 से 30% सीटों पर यहाँ पर छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों की राय लेती हूँ और वापस आपकी तरफ लौटने की कोशिश करूंगी। रितु सिंह, आपका क्या मानना है? सबसे पहले मायावती जी ने ये बात उठाई और उसके बाद जाहिर है मायावती जी के तमाम समर्थक, दूसरी पार्टियां भी आई। क्या मानना है, आपकी दलील क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ हुई, क्योंकि अगर नहीं होती तो 2012 में भी लोगों ने कहा कि आप हार गए। हम 2012 में भी हारे, तब हमने कोई ऐसी बात नहीं करी, क्योंकि हमने अपनी हार स्वीकार की थी, तब ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आज हुआ है और पूरी जनता कह रही है। हमने तो इतना कहा है कि आप दोबारा इलेक्शन, मैं मानती हूँ आप इलेक्शन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे के लिए जब लोग चाहते हैं बैलेट पेपर पे मतलब इलेक्शन हो, तो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं? तो जी बात ही समझ में नहीं आई कि सिर्फ लोगों की भावनाओं की वजह से लोगों की इलेक्शन क्या देश में लोगों की भावनाएं या मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ लोगों की भावनाएं जिनके पीछे कोई सबूत ना हो, कोई गवाह ना हो, कोई एविडेंस ना हो, उसकी बुनियाद पे क्या आप ये चाहती हैं कि भावनाओं में बहकर इलेक्शन कमीशन दोबारा चुनाव कराए? नहीं, आप ये बताइए कि बड़े बड़े जब देशों में जहां पर क्या कहते हैं जब बैलेट पेपर से होते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि मीडिया भी कह रहा था, हर इंसान कह रहा था कि उनको कैसे पता था कि ये जीत रहे? आप मुझे बताएंगे क्या? मैं आपके सामने एक गिलास लेती हूँ और आपको इसमें बाहर जाती हूँ और इसमें एक डब्बे में रख के लाती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें कितना पानी है, आप बता पाएंगे? वो तो बिल्कुल आंकड़े सही बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पक्का पता था कि छेड़छाड़ हुई है। आप एग्जिट पोल्स का जिक्र कर रही हैं?
आप एग्जिट पोल्स का जिक्र कर रही हैं। हाँ बिल्कुल कि मशीनों में कहीं ना कहीं एक जगह आपने देखा 271 वोट डले थे और 2000 कुछ 699 बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को जब ऐसा वो हुआ तो कहीं ना कहीं तो छेड़छाड़ है ना। आप बताइए, आप बहुत बड़ी सत्ता में आए हैं, मैं मानती हूं आपको बहुत बड़ी मेजोरिटी मिली है, 325 सीट मिली है, अगर आपको डर नहीं है तो आप यूपी में इलेक्शन दोबारा करा के हाँ, देख लीजिए। लेकिन ऋतु जी, इलेक्शन कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है भारत में, जो दुनिया में सबसे बड़े चुनाव होते हैं। हाँ। फिलहाल दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव भारत में ही होता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिना एविडेंस के इतनी बड़ी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी आपकी, जो आपके नेता है वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब बिना एविडेंस के आप कैसे बात कर सकती हैं कि सिर्फ लोगों की भावनाओं के अधिकार पर आप बात कर रही हैं? 2014 में भी बहन जी ने बताया, एक रिपोर्टर ने बोला था उनको कि कमल पे मतलब पहले भी ऐसा हुआ था और इस बार भी चाहे किसी का भी आप बटन दबाएंगे कमल को ही वोट जाएगा। तो उस समय शायद उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, कि ये सब सोचा कि ऐसे ही कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन आज आप बताइए, कई जगह आप देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हमने इसको मतलब इस पे वोट डाला लेकिन हमारा वोट तो कहीं गया ही नहीं, सब कमल पे, और इतने इतने उस पे जीत रहे हैं, मीडिया बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो बताइए ना कि ये कैसे जीते, आप बताइए। ऋतु जी, मैं ऐसी लहर बीजेपी के थी, प्रवक्ता आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा, यूपी की मैं आपको बात कर लेती हूँ, आप मुझे बता दीजिए 73 MP उन्होंने उनके जीत कर आए, उन्होंने गाँव गोद लिए, तो ऐसा कौन सा विकास किया था? मुझे कुछ आंकड़े ही बता दीजिए कि उन्होंने विकास किया था। उन्होंने जितना मीडिया पे पैसा खर्च करा, मतलब 2014 से लेकर 2016 अगस्त तक 11 अरब करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करा। इतना पैसा, जितने शौचालय नहीं बने उनकी इतनी ऐड हुई, तो क्या वो लोग सत्ता पे आते? चलिए ऋतु जी, आप जो कह रही हैं वो बिंदुवार तरीके से बहस का मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन क्या अफवाह की बुनियाद पर या किसी की भावना की बुनियाद पर? पूरी दुनिया, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए, तो ये हमारी सरकारों को समझना होगा। ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। उनको मानना होगा कि लोगों का, सबको अपनी अपनी राय देने का इस देश की जनता है, अगर वो चाहती है और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे तो हमें बैलेट पेपर पे आना चाहिए। और अगर लोगों को, राजनीतिक दलों को अपने ही बारे में सोचना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, तो वो जैसे मर्जी करें। के प्रवक्ता हैं, तो एक ही लोगों के लिए हार और जीत, कोई भी एक ही जना सत्ता में रहेगा, दूसरे लोगों को कोई वो ही नहीं है। जी हाँ, सैयद जफर साहब, ये बताइए फिलहाल कि यहाँ एक तरह से बटी हुई राय हमारे सामने आ रही है। दो लोग जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, देश के जो है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ये मानना है कि पूरी तरीके से ये फुल प्रूफ है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। यहाँ पर विराग गुप्ता बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल वो जो हवा जिसकी वजह से इतनी सीटें आई, वो हवा जो है वो इतने अनुभवी तजुर्बेकार हैं, उसके बावजूद वो नहीं देख पाए। यहाँ काफी नाराज लग रही हैं ऋतु, जाहिर है वजह है। उनसे बात कर लेते हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा था। ऋतु जी, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। सैयद जफर साहब, ये बताइए कि जनता का विश्वास बहाल करने के लिए अब क्या होना चाहिए? अरफा खानम जी, जनता का विश्वास तो बहुत ज्यादा है जो सिस्टम है उसमें, और जैसा कि बड़े जानिबदार हैं कुरैशी साहब, उन्होंने जिस तरह से बड़े साफगोई से सब कुछ बताया। उससे पहले कल मैंने देखा था पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की कि बिल्कुल टैंपरिंग की कोई गुंजाइश नहीं, कोई ये नहीं। लेकिन आज भी देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस आया, वो भी साफ साफ इस बात को दरकिनार करता है, बिल्कुल नकारता है कि वो टेम्परिंग की कोई स्कोप है, कोई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपने देखा होगा, कभी भी स्कूल में ऐसा देखा होगा, आपने भी पढ़ा है, बाकी लोगों ने भी पढ़ा और ऋतु जी भी ने पढ़ा होगा, कि स्कूल में कोई बच्चा जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता है और वो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, जब वो फेल होता है तो अपने माँ बाप के सामने कैसे वो कई तरह के लोगों पे एलिगेशन लगाता है, कई तरह के बहाने बनाता है। उस तरह से रितु सिंह जी आज बना रहे हैं, उनकी जो अध्यक्षता है उन्होंने भी ऐसा कुछ किया है। हकीकत यह है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो चुका है हिंदुस्तान में, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो चुके हैं, लोगों का जो जहन है वो चेंज हो चुका है। लोग अब पॉलिटिकल पार्टी से कुछ और उम्मीद करते हैं, ये नहीं कि सोसाइटी को डिवाइड कर दो और उसके बाद आपने किसी तरह जीत जाओ, ये दलित वोट है, ये मुस्लिम वोट है, ये एक्स वोट है, ये वाई वोट है, वो जमाना चला गया। अब बिल्कुल आज के यूथ जो है, आज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, उनकी अपनी जरूरियात है, वो अब समझते हैं कि क्या चीज जरूरत है, क्या चीज नहीं जरूरत है, और उस बेसिस पे देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक अच्छी गवर्नेंस के साथ एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म करे और उसमें
ऐसा इरादा हो कि जो लोगों के लिए काम करना चाहते हो ना कि खुद के लिए। जफर साहब, मैं ईवीएम पे वापस आना चाहती हूँ। हमारी सरकार जीतू जी, माफ कीजिएगा, बिल्कुल माफ कीजिएगा। पार्टी नहीं, एक मिनट जफर साहब, मैं ईवीएम पे वापस आना चाहती हमारे हूँ। यहाँ पर लोगों के लिए बात करना माफ चाहते हो, कीजिएगा, लोगों के उन्हें लिए बात काम करने कर- दीजिए। नहीं, और ये उसी में बोल रहे हैं। तो ये भी नहीं, ईवीएम की ही बात कर रहे हैं कि ईवीएम को एक बहाना है। ये लोगों का जो एक मैंडेट है, जब 67 मिलता है बीजेपी के अगेंस्ट में, तब ये केजरीवाल और इस तरह की मायावती और दूसरी पार्टियां बात नहीं करती हैं। जब हम हार जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी इनको मिलती है, 3/4 मेजोरिटी पंजाब में, इसकी बात नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये अब तक डिवाइड करते हैं, आज डिवाइड नहीं कर पाए, इसलिए इसकी बात हो रही है। चलिए जफर मैडम, साहब, मैं ये बताना चाहता थोड़ा हूं पीछे लौटते हैं कि जफर लोगों साहब। का हाँ। बिल्कुल जहन चेंज हो गया है। ठीक है, जफर साहब, इसलिए जी। ईवीएम मशीन ठीक है। को मत ब्लेम ठीक है, ठीक कीजिए, है। बल्कि ये समझिए कि आपकी पॉलिसीज गलत है। आप लोगों के बीच में गलत तरीके से जाते हैं, ठीक है। रूबरू होकर उनकी परेशानियों को समझिए, जो आज भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और आप में वो फर्क है जो आपने फर्क पहचाना नहीं। चलिए, समझ गई आपकी बात, लेकिन मैं एक बात वो जो कहना फेल हुए छात्र थे, अगर थोड़ा सा और पहले पहुंच जाएं तो वो फेल छात्रों में जो है लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे, सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, यूट्यूब पे आप जाएं तो बाकायदा बताते हैं कि कैसे छेड़छाड़ की जाती है ईवीएम मशीनों पे। जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी है बाकायदा। मैं बता रही हूँ आपको कि अलग अलग दौर में अलग अलग छात्र फेल हुए हैं और वो छात्र जो है वो शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं आरफा खानम जी कि देखिए, हार के बाद अगर आप बोलते हैं तो आप देखिए, आप अगर जीतने के बाद बोलते हैं कि शायद मुझे और ज्यादा वोट मिलता तो समझ में आता, लेकिन हारने के बाद जो है ना, आप पे कोई यकीन नहीं करता। और ऐसा होता तो शायद ये सिस्टम पहले चेंज कर देना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूं कि आगे अगर इसमें कोई भी स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए, तो हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है, लोगों के विश्वास पे बिलीव करती है, लोगों के मैंडेट पे बिलीव करती है। और इसमें अगर जैसा पेपर ट्रेल के बारे में कहते हैं, ऐसी कोई सुविधाएं ऐसे पॉसिबल है जिससे कि लोग और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को समझें और देखें, और जिसपे और उनका यकीन बढ़े, तो हमारी सरकार उस बारे में बराबर अच्छी बात है, दिशा में सोचेगी। अच्छी बात लेकिन है। हारने के बाद जिस तरह की अटकलें और एलिगेशन लगा रहे हैं, लोगों ने उसको बिल्कुल नकार दिया ठीक है। है। और इन्हें समझना चाहिए कि इनकी जो पॉलिसी है वो लोगों के आज के जो एक्सपेक्टेशन उससे बिल्कुल विपरीत है, ठीक है, मैच जफर नहीं साहब। करती मैं है। एक छोटी और यही सी बात वो कहना चाहती ऋतु जी कुछ कह रही हैं, उनकी बात सुन लेते मैं हैं। ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने स्कूल की बात करी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चीटिंग बिल्कुल करके भी पास हो जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो पीछे उनके नंबर कम आते हैं। तो इस चीज का आंकड़ा मत दीजिए कि मैं स्कूल गई थी या आप स्कूल गए थे। और आप जानते हैं कि कई बार नालायक बच्चे किताब खोल के पढ़ते हैं और चोरी से, सर की चोरी से वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, और जो बेचारे अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं उनके कम नंबर आते हैं। तो इसलिए अब तक आपने यही किया होगा, आपने यही किया है, आपकी पार्टियों ने ऐसी तरह से मुझसे शायद गुमराह ज्यादा पढ़े किया है लिखे लोगों लोग को। होंगे, आप इस तरह के वही आप अपने बारे में सही बता रही हैं। इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं, चलिए, हिस्ट्री की चलिए, बात ठीक है। करिए। ठीक है, आप जो है मॉनिटरिंग बढ़ और गई आप है। खुद जानते हैं कि आप ऋतु जी, सजा में कैसे आए हैं। मॉनिटरिंग बढ़ आपसे गई, ज्यादा लोगों कोई नहीं जान अब जनता सकता। मॉनिटर ऋतु जी, विराज जी, आप कहना चाहते हैं। अब तक आप लोगों ने मिसलीड किया, आप सही कह रही हैं। और आप आपने लोगों ने अपने आप को बिल्कुल सही छेड़छाड़ बताया, किया। ऋतु जी, सही शांत हो तरह से जाइए। आपने अपने ऋतु explain जी, किया। शांत हो और सब जाइए। लोग मिले हुए हैं। विराग गुप्ता, सही तरह से आपने अपने बारे में साहब, विराग explain गुप्ता किया। कुछ कह रहे हैं। शायद इसीलिए जफर लोगों साहब, ने विराग आपको गुप्ता को नकारा। सुनिए। विराग गुप्ता की बात सुनिए। जफर साहब, मैं आपसे दो बातों में बहुत सहमत हूं। आपने पारदर्शिता की बात की और आपने स्कूल के छात्र का उदाहरण दिया, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई सभी जगह पे रिवैल्यूएशन का भी एक बंदोबस्त होता है। तो जो वीवीपैट का जो बंदोबस्त है, जो अभी प्रणाली थी, वो पूरे गोवा में लागू हुई, पंजाब के 20 सीटों में लागू हुई और उत्तर प्रदेश के 30 सीटों में लागू हुई। तो आप पारदर्शिता के नाम पर उन जगहों पे पर्चियां उपलब्ध हैं, उन जगहों पे आप उसको वहां पर रिकाउंटिंग करा करके पाक साफ सारी चीजें कर दीजिए। नंबर एक। नंबर दो, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी वालों ने जो वीडियो जो उन्होंने जो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने बताया था टेम्परिंग कैसे की जा सकती है, तो आप उनको सामने बुला करके पब्लिक ऑडिट करा लीजिए। तो मैं समझता हूँ दो सबसे अच्छे तरीके हैं। जब भी एग्जाम में अगर कोई आदमी बोले कि भाई मेरी कॉपी बदल दी गई, मेरा नंबर गलत हो गया, तो कॉपियां रखी हुई हैं। तो यूपी की 30 सीटों की कॉपियां रखी हुई हैं, पंजाब की 20 सीटों की रखी हुई हैं, गोवा की रखी गई हैं। आप सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाइए, उनसे बोलिए कि इन सीटों में से आप करा लीजिए रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। गुप्ता जी, आप इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने इंजीनियरिंग की गुप्ता जी? मैं देखिए आपसे इंजीनियरिंग, मैं पूछ रहा हूं, आप इंजीनियर हैं? नहीं मैं इंजीनियर क्या नहीं हूं। आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा है आपने? मैं- क्या उस मैं- वो छोड़िए, उस बहस में क्यों जा रहे हैं आप? जो सवाल उठा रहे हैं आप उनका जवाब दीजिए। आप सांसद जीते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं। बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इनका सांसद बाहरी हैं। राय क्यों मांग रहे हैं? आप पॉलिटिकल, आप मुझे बताइए। आपको टेक्निकल जफर सवाल का जवाब दे दिया कुरैशी साहब ने। जफर साहब, नहीं, कुरैशी साहब ने टेक्निकल, जफर- आज तक आगे पारदर्शिता
और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, उसके जफर बारे में मैं साहब, खुद कह रहा हूं। जफर साहब, लेकिन जफर जो मिसाल साहब, मैंने पॉलिटिकल पार्टी को दिया था, वो मिसाल आपके लिए नहीं दिया था। जफर साहब, नहीं, आप समझिए गुप्ता जी, जफर साहब, मेरी बात मैंने सुनिए वो आप। मिसाल आपको नहीं, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दिया था। मैं जी। आपसे बोल रहा हूं, देश में इलेक्शन कमीशन लेकिन ने आपने उस सोशल, मेरी political बात सुन party के लीजिए बनस्पत- जफर हाँ, साहब, बोलिए। जफर साहब, देश में इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया में गाइडलाइंस मेरे रिप्रेजेंटेशन में की, देश में ईमेल पॉलिसी हमारे रिप्रेजेंटेशन पे बनी, डिजिटल सिग्नेचर्स हमारे उस पे आए। मैं इन्हें कहना चाह रहा हूं कि मैं इंजीनियर हूं कि नहीं हूं, मैं तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि चलिए, आप मुझे सांसद हैं कि कार्यक्रम नहीं खत्म हैं। करना आप होगा। मेरी बात का जवाब यहाँ दीजिए किसी भी कि हम कार्यक्रम में पारदर्शिता पे किसी भी accountability प्लेटफॉर्म पे पर किसी का बायोडेटा आपने मांगने की इजाजत शायद किसी को नहीं होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लगता है कि बहस जितनी यहाँ पर नजर आ रही है, जाहिर है स्टूडियो के बाहर भी ईवीएम को लेकर इतनी ही तेज बहस चल रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।